जय हिंद दोस्तों, मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखे होंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनिवर्स और यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद हमने देखा था गैलेक्सीज को। तो गैलेक्सीज को देखने के बाद हमने देखा था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है या हमारा जो सूर्य है वो हमारी किस प्रकार की गैलेक्सी में अपना अस्तित्व रखता है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी सर्पिलाकार की गैलेक्सी में अपना अस्तित्व रखता है, जिसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है ना। अब उसमें हमने देखा था कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें 3 भुजाएं हैं। स्पाइरल गैलेक्सी में 3 भुजाएं हैं, और 3 भुजाओं में जो ओरियन भुजा है उसी ओरियन भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है। आगे आज हम देखेंगे अपने सौरमंडल के बारे में। ये हमको ज्ञात हो गया है कि हमारा सौरमंडल किस प्रकार की आकाशगंगा में और किस भुजा में स्थित है। तो आगे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे अपना पूरा का पूरा सौरमंडल और इसके परिवार के सदस्य। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, तो सूर्य क्या ग्रह है या तारा? आपको इतना तो ज्ञात ही होगा कि सूर्य एक प्रकार का तारा है, ग्रह नहीं। क्यों? क्योंकि तारे जो होते हैं उनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जबकि ग्रह जो होते हैं वह दूसरों के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशवान होते हैं। इसीलिए हमारा सूर्य क्या है? एक प्रकार का ग्रह है, और हमारी पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का हमारा सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है, और हमारी पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमसे प्रश्न ही पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह पड़ता है। तो सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह पड़ता है हमारा, उसका नाम है बुध। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीक कौन सा ग्रह पड़ता है, तो आपको उत्तर देना होगा बुध ग्रह। उसके बाद दूसरा जो ग्रह आता है, सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा ग्रह कौन सा है? बुध के बाद शुक्र अपना दूसरा स्थान रखता है। फिर आता है पृथ्वी। तो बुध और शुक्र के बाद कौन है तीसरे नंबर पर? सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी अपना स्थान रखती है। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य से दूरी के आधार पर किस स्थान पर अपना अस्तित्व रखती है। तो किस स्थान पर रखती है? तीसरे स्थान पर। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, और उसके बाद हमारा एक प्यारा सा प्लेनेट है जिसको आप लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या नाम है उसका? मंगल, मार्स, है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे 4 ग्रह हो गए। अब हमारा 5वां ग्रह कौन सा है जो सूर्य से दूरी के स्थान पर अपना 5वां स्थान रखता है? उसका नाम है बृहस्पति, या आप उसको जुपिटर के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से दूरी में किस स्थान पर है? तो आप इसको काउंट कर लेंगे, पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे पर ये। तो बृहस्पति किस स्थान को रखता होगा? 5वें स्थान को। उसके बाद आपका जो ग्रह पड़ता है उसका क्या नाम है? बृहस्पति के बाद पड़ता है शनि। ठीक है, तो ये जब भी आपसे पूछे कि कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के स्थान पर किस आधार पर है, तो आप इसको काउंट कर लें, इजीली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी में किस स्थान पर है। ठीक है, तो बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। अब ये शनि आ गया, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद कौन सा ग्रह है? शनि के बाद जो ग्रह है उसका नाम है अरुण। अरुण, और इसके बाद जो ग्रह पड़ता है उसका क्या नाम है? वरुण। ठीक, हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? हमारा जो सौरमंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं। तब हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में 9 ग्रह की पूजा क्यों होती है? हाँ, 9 ग्रह की पूजा होती है। इसका रीजन ये है कि पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक समय आता है 2006 का
प्राग में एक सम्मेलन होता है और प्राग में उस सम्मेलन में जो हमारा यम है जिसको प्लूटो बोलते हैं, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। क्यों बाहर कर दिया जाता है? यम को ग्रहों की श्रेणी से इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। उनकी शर्तें क्या क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम में हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब इसमें से जो वरुण है, वरुण अपने एक वृत्ताकार परिपथ पर क्या कर रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अरुण अपना चक्कर लगा रहा है, शनि लगा रहा है। लेकिन अगर कभी वरुण अरुण की कक्षा को काटने लगा, यानी मान लो जो अरुण का भाई वरुण है वो कभी अरुण के रास्ते में आने लगा, जिस रास्ते से वो सूर्य की परिक्रमा करता है, तब माना जाएगा कि बेटा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। किसको? अरुण के यात्रा मार्ग को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तो तुम पक्का प्लेनेट की श्रेणी में नहीं रखे जाओगे, तुम्हें प्लेनेट बनाने लायक कोई काम तुम में नहीं है। तो जो हमारा यम था, यम प्लूटो को 2006 में प्राग सम्मेलन में क्या कर दिया गया? इसको बोला गया कि आपको हम यहां से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 9 ग्रह थे उसमें से 8 ग्रह ही क्यों बचे हैं। तो क्यों बचे हैं? यम जो है जिसको प्लूटो कहते हैं, वो 2006 में प्राग सम्मेलन में क्या कर दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके इसको क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में या बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब देखिए क्या रीजन था, क्यों डाल दिया गया, इसको हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। तो सबसे पहला रीजन था इसके मार्ग का वृत्ताकार ना होना, इसके मार्ग का वृत्ताकार ना होना। दूसरा रीजन क्या था? यह आकार में चंद्रमा से भी छोटा था, चंद्रमा से छोटा था, ठीक है। और तीसरा रीजन इसका यह है जो मैंने आपको बताया कि आप किसी की यात्रा मार्ग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या करते हैं? ये वरुण भाई साहब के यात्रा मार्ग को डिस्टर्ब करने लगे थे, इसीलिए इनका तीसरा रीजन था ग्रहों की श्रेणी से बाहर जाने का, वरुण की कक्षा को काटना, वरुण की कक्षा को काटना। तो क्यों बाहर कर दिया गया? 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है और उसका रीजन ये है कि ये जो है इसका मार्ग वृत्ताकार नहीं था। दूसरा, यह आकार में चंद्रमा से भी छोटा था। और तीसरा रीजन इसका यह है कि ये वरुण की कक्षा को काटता था, जो कि सही नहीं था। इसीलिए यम को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, ठीक है, हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सौर मंडल के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु। चलिए, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह वर्तमान बचे हुए हैं और इन 8 ग्रहों में भी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। इनको एक वर्गीकरण में रखते हैं, इनको विभाजन करके रखते हैं। कैसे? ये जो आपका बुध से लेकर मंगल तक का क्षेत्र है, बुध से लेकर जो मंगल तक का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं आंतरिक चक्र के ग्रह। प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि आंतरिक चक्र के ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। आंतरिक चक्र के ग्रह है ना, इनर सर्कल के प्लेनेट हैं, ठीक। अब कैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा आंतरिक चक्र का ग्रह नहीं है। अगर आपको पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक चक्र के ग्रह हैं और उसने ऑप्शन दे दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि, तो आप क्लियरली कर ले जाएंगे कि नहीं, शनि जो है वो आंतरिक चक्र का ग्रह नहीं है। अच्छा, अगर शनि आंतरिक चक्र का ग्रह है नहीं तो फिर किस चक्र का ग्रह है, इसको भी देख लेते हैं।
तो ये जो बृहस्पति से लेकर वरुण तक का क्षेत्र है, इसको हम नाम देते हैं बाह्य चक्र के ग्रह। ठीक, आंतरिक चक्र के ग्रह और बाह्य चक्र के ग्रह। ठीक है, अब देखिए इसको और किस नाम से जाना जाता है या किस और वर्गीकरण में इसको रख सकते हैं। तो इसको आप एक चीज समझिए कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ये ठोस तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ठोस तत्व मतलब जैसे पृथ्वी ठोस तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वैसे ही ये चारों ग्रह भी ठोस तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, यानी पृथ्वी जैसे ही है। तो पृथ्वी जैसे होने के कारण इनको एक और नाम दिया जाता है पार्थिव ग्रह। ठीक है, तो जो आंतरिक चक्र के ग्रह होंगे वो पृथ्वी जैसे ठोस तत्वों से निर्मित हैं, इसीलिए इनको आंतरिक चक्र के ग्रह के साथ साथ एक और नाम दिया जाता है जो नाम है पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब कि पृथ्वी जैसे ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह। ओके, अब ये देखिए, अब जब ये चारों लोग अपना गुट बना के बैठे हैं तो ये चारों अपना गुट क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों? ये चारों बाह्य चक्र के ग्रह हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम अपने गुण दोष हैं वो एक जैसे लगभग रख लेते हैं। मतलब ये जो बृहस्पति है ये गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसके तीनों जो भाई हैं घर वाले, ये सब भी गैसों से मिलकर बने हुए हैं। अब जब ये गैसों से मिलकर बने हुए हैं तो बृहस्पति गैसों से मिलकर बना हुआ है, ये इनका सबसे बड़ा वाला भाई है, इसीलिए कह देते हैं कि ये बृहस्पति के जैसे ही ग्रह हैं। तो हम इनको एक और नाम दे देते हैं, कौन सा? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पतिक ग्रह। ठीक है, अब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि जो ग्रह ठोस तत्वों से मिलकर बने हैं यानी पृथ्वी जैसे हैं वो पार्थिव ग्रह हैं, और जो ग्रह गैसों से मिलकर बने हैं और बृहस्पति जैसे हैं उनको बृहस्पतिक ग्रह कहते हैं। इसको एक और नाम क्या दिया जाता है? ये गैसों से मिलकर बने होने के कारण इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह या गैसियस प्लैनेट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका सामान्य तौर पर विभाजन। ठीक है, आंतरिक चक्र के ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य चक्र के ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि 4-4 ग्रह का डिवीजन है और इजीली एग्जामिनर को ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक पर्टिकुलर ग्रह पर चर्चा करते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा और फिगर आप अगर बना लेंगे, एक कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठिए साथ में। जो चीजें आपको अच्छी लगी वो नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे आपको अच्छे से चीजें तैयार होती रहें। नहीं तो बाद में बार बार वही वीडियो देखने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा आपके साथ। चलिए अब हम चलते हैं, एक एक ग्रह को लेंगे और एक एक ग्रह के बारे में अच्छे से जानकारी अर्जित करेंगे। अब देखिए क्या है, तो हमने देखा था कि सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह थे उनमें सबसे पहला ग्रह कौन था? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपने फिगर में देख ही लिया। ठीक है, तो हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए हम बुध को बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सूर्य और ये हमारा हो गया बुध। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे नजदीक है। अब अनुमान लगाइए, सूर्य के पास इतनी ऊष्मा है तो अगर उसके सामने कोई खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा हो घर में और उस बल्ब के जस्ट पास आप खड़े हो जाएं, तो आप ज्यादा गर्मी प्रदान करेंगे, आपको ज्यादा गर्मी प्राप्त होगी, या जो दूर खड़ा होगा पिछले कमरे में उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, या लाइन में सबसे पीछे खड़ा होगा उसको लगेगी, जो आगे खड़ा है उसको सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलेगी ना। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा किसको मिलती है? सूर्य से।
बुध को मिलती है। अब जब बुध को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती है तो बुध महोदय जो हैं ये क्या जीने लायक ग्रह बचे होंगे? यानी यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण और इसका पलायन वेग भी अधिक है, कम है। पलायन वेग क्या है? कम है। तापमान इसका अधिक है, पलायन वेग इसका कम है, इसीलिए यहां पर कोई वायुमंडल का विकास नहीं हो पाया है। और जब वायुमंडल का विकास नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप वहां पर सांस ले पाएंगे? जीवन की कल्पना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। और बुध पर वायुमंडल नहीं होने के साथ साथ जब वायुमंडल है नहीं तो यहाँ पर भी जैसे चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं। रीजन क्या है कि जब कोई क्षुद्र ग्रह या कोई उल्का पिंड या कोई खगोलीय पिंड छोटा सा आता है तो वायुमंडल होने ना होने के कारण वो डायरेक्ट इसकी सतह पर आकर गिर जाता है, और जब डायरेक्ट इसकी सतह पर आकर गिर जाएगा तो निश्चित तौर पर गिरने के बाद वो गड्ढे का निर्माण करेगा। ठीक है, तो बुध की ये विशेषता हो गई कि सूर्य के सबसे नजदीक है ये, सूर्य से सबसे नजदीक कौन? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। क्यों? क्योंकि यम महोदय तो बाहर हो गए, इतने ज्यादा छोटे थे, लेकिन ये जो है ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी का पथ नहीं काटते हैं, इसीलिए ये बचे हुए हैं। तो यम के बाहर होने के बाद बुध महोदय जो हैं वो सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह हो गए, है ना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। अब जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का एक बेटा है ना, वो पृथ्वी की बराबर परिक्रमा करता रहता है, बराबर परिक्रमा करता है, जिसको आप क्या कहते हैं? चंद्रमा। या आप किसी को उपमा देते हैं कि आपका चेहरा चांद जैसा है। कभी ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि चांद जैसा चेहरा का मतलब ऊपर खावट, ठीक है, क्योंकि वहां पे बड़े गड्ढे हैं। तो यहाँ पर कोई चांद है अथवा नहीं, या कोई उपग्रह है या नहीं, तो बुध के बारे में आप जानते रहिए कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और एक चीज क्या है बुध के साथ खासियत? जब बुध महोदय के पास बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी उष्मा बहुत ज्यादा है इनके पास, तो जब एक उष्मा होगी किसी ग्रह के पास ज्यादा तो दिन में वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और बुध का झुकाव जो है वह केवल 7 अंश है। 7 अंश मतलब लगभग सीधा है, तो एक तरफ तो उष्मा गर्मी पड़ रही है, एक तरफ कुछ नहीं जा रहा, तो जब दूसरी तरफ कुछ नहीं जा रहा है तो यहाँ पर काफी ठंडी होती है। और बुध को इसीलिए कहा जाता है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। ठीक है, यानी यहां पर दिन और रात के ताप में, टेम्परेचर में इतना ज्यादा अंतर होता है कि यह पूरे सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहलाता है। ये है आपके बुध महोदय की सारी विशेषताएं जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये बुध का काम हो गया समाप्त। अब बताइए सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा जो ग्रह है वो है हमारा बुध के बाद वाला ग्रह शुक्र। शुक्र की चर्चा कर लेते हैं, इनकी काफी विशेषता है इसलिए इनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। शुक्र की हम बात कर लेते हैं। शुक्र महोदय, इनको हम बोलते हैं वीनस, और यूनानी धर्मशास्त्रों में इनको नाम दिया जाता है सुंदरता की देवी। सुंदरता की देवी क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जो हैं ये बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा के बाद हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला अगर कोई पिंड दिखता है तो वो दिखता है कौन? शुक्र। ठीक है, तो शुक्र महोदय जो हैं ये सुंदरता की देवी कहलाते हैं यूनानी धर्मशास्त्रों में। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो ये जो शुक्र महोदय हैं
ये पृथ्वी के बहुत नजदीक है, यानी जितने ग्रह हैं और उन सबसे नजदीक अगर हम तुलना में करें कि तुलनागत तौर पर कौन सबसे नजदीक है पृथ्वी के, तो ये शुक्र महोदय पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण क्या खासियत है कि इनको एक और नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया जाता है पृथ्वी की बहन, या आप पर्यायवाची जानते होंगे तो भगिनी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन या भगिनी। रीजन क्या है, एक तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है और दूसरा इनका जो घनत्व है वो लगभग पृथ्वी के सदृश ही है। तो पृथ्वी के सदृश अगर आपका घनत्व भी है और आप पृथ्वी के नजदीक भी हैं तो बहन तो कह ही सकते हैं, यानी ये चंद्रमा के क्या हो गए, मौसी हो गई। क्यों? क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है, मतलब शुक्र के पास स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, उसके शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसीलिए इसका बेटा कौन हो गया, बहन का बेटा, तो चंद्रमा की मौसी है। ठीक है, अब देखिए शुक्र के साथ और क्या विशेषता है, तो ये जो शुक्र महोदय हैं ये क्या करते हैं कि जो सूर्य से रोशनी आती है इसकी लगभग 75% रोशनी को ये परावर्तित कर देते हैं। और जब 75% रोशनी को ये परावर्तित कर देते हैं तो यहाँ पर चांस क्या हो जाता है, अगर मान लो मैं ये बना दे रहा हूँ फिर से शुक्र को, अब जब रोशनी को आप परावर्तित कर दोगे तो लपटें आपसे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, ये अब जब इनसे लपटें निकल रही हैं इसीलिए ये हमारे सौरमंडल के सर्वाधिक चमकीले ग्रह की संज्ञा श्रेणी पाते हैं, है ना। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, हमारा शुक्र, सर्वाधिक चमकीला कौन है, शुक्र। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की 75% जो किरणें आती हैं उनको परावर्तित कर देता है, इसीलिए शुक्र हमारा सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला दिखता है। और क्या है, सर्वाधिक गर्म ग्रह की भी ये संज्ञा पाए हुए हैं। अब पूछिए वो क्यों भला, जब ये सबसे नजदीक हैं तो ये क्यों गर्म ग्रह की संज्ञा पाए हुए हैं, तो इसके पीछे का रीजन जान लीजिए कि ये संज्ञा क्यों पाए हैं भाई सर्वाधिक गर्म की। रीजन इनका ये है कि अगर आप कुकर रख दे अपना, है ना, गैस पर, और गैस नीचे से जला दें, ठीक, और गैस जला दें, गैस लगातार कुकर को गर्म करती रहे, लगातार गर्म करती रहे, लगातार गर्म करती रहे, लेकिन उसमें सीटी ना हो, यानी प्रेशर निकलने की कोई व्यवस्था ना हो। और जब प्रेशर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है तो कुकर लगातार गर्म होता जाएगा। सेम यही कंडीशन इन महोदय के पास है। सूर्य की रोशनी जो है वो इनके चारों तरफ आ तो जाती है, यानी इनके अंदर प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन इनके चारों तरफ H2SO4 का मेघ है, बादल है, और यही गैसों का बादल सूर्य की ऊष्मा को निकलने देता ही नहीं। और जब नहीं निकलने देता तो ये ऐसा कुकर बन जाता है जिसके पास सीटी नहीं है, लगातार केवल गर्म होगा, ठंडा होने का कोई चांस नहीं है। और जब ठंडा होने का कोई चांस नहीं है तो जाहिर सी बात है आप सर्वाधिक गर्म ग्रह की श्रेणी में आ ही जाओगे। और सर्वाधिक गर्म ग्रह के साथ साथ इनको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर ग्रह। ओके, तो अब देखिए शुक्र महोदय का काम क्या क्या हो गया। अब इनमें हम और कुछ विशेषता देख लेते हैं। इनकी विशेषता क्या है, एक तो आप जान गए कोई बेटा नहीं है, सर्वाधिक चमकीले हैं, सर्वाधिक गर्म हैं, लेकिन एक चीज इनके साथ और विशेष है कि इनको सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ और भोर का तारा। भला वो क्यों, इसका मतलब शाम और भोर दोनों में दिखते होंगे, है ना। तो सही बात है, ये शाम को दिखते हैं पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और भोर में ये पूर्व दिशा में दिखते हैं, इसीलिए इनको सांझ और भोर के तारे की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हमारा शुक्र ग्रह का काम लगभग निपट गया है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे इसके नेक्स्ट ग्रह पर आते हैं। ठीक, ओके, चलिए
तो शुक्र ग्रह के बारे में आपने जो पढ़ा परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं सारे प्रश्न। अगर कभी आपसे एक प्रश्न पूछे कि और कौन सा ऐसा ग्रह है जो सुबह और शाम दोनों दिखाई देता है ना, इसके अतिरिक्त, शुक्र के अतिरिक्त, तो आपके पास अगर उत्तर कोई ना हो, यानी ऑप्शन में शुक्र ना हो, तो आप उत्तर कर सकते हैं बुध। भला वो क्यों? बुध को परमानेंट क्यों सांझ और भोर का तारा नहीं माना जाता? इसका रीजन ये है कि बुध जो है वो एक वर्ष में 3 बार ही सुबह और शाम दिखता है, इसीलिए उसको सांझ और भोर का तारा कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर यानी रोज जो दिखता है सुबह शाम वो हमारा शुक्र है, इसीलिए हम इसी को सांझ और भोर के तारे के तौर पर मान्यता प्रदान करते हैं। अब हमारा सूर्य से दूरी के आधार पर बुध शुक्र के बाद तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, हमारी प्यारी पृथ्वी, अर्थ। ठीक, अब देखिए अर्थ की बात करें तो अर्थ में मैं केवल और केवल आपको एक चीज बताऊंगा कि अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, पूछे क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसके बारे में ही तो हमें पूरे भूगोल में पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इस पे काफी चीजें चर्चा करनी है, इसीलिए पृथ्वी को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। पृथ्वी के विषय में आप इतना जानिए कि पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह है और इसके पास एक उपग्रह भी है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक, इतना आप दिमाग में अपने बनाए रखिए। पृथ्वी कौन सा ग्रह है? नीला ग्रह, और इसका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ग्रह पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रह है उसका नाम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद चौथे स्थान पर जो है उन महोदय का नाम है जिनको हमें रेड पेन से बनाना पड़ेगा, उनका नाम है मंगल, मंगलदेव, है ना, मंगल। अब देखिए ये मंगल महोदय कौन है और इनके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो मंगल महोदय हैं ये सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है? ये सूर्य से दूरी के क्रम में आते हैं चौथे स्थान पर। पहले पर बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर मंगल देव आते हैं। ये जो मंगल देव हैं इनको क्या कहते हैं यूनानी धर्मशास्त्रों में? इनको यूनानी धर्मशास्त्रों में कहते हैं युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। ठीक है, गॉड ऑफ वार, युद्ध का देवता किसको बोलते हैं? मंगल को। और मंगल को युद्ध का देवता बोलते हैं तो जाहिर सी बात है अगर युद्ध में है तो इनके पास घोड़े भी निश्चित तौर पर होने चाहिए। हाँ, इनके पास 2 घोड़े हैं, यानी इनके पास 2 उपग्रह हैं, और ये जो दोनों उपग्रह हैं इनका नाम है, एक का फोबोस और दूसरे महोदय का नाम है डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस इनके 2 घोड़े हैं, यानी मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। अच्छा, यूनानी धर्मशास्त्रों में इनको भी कुछ नाम दिया गया है जी। युद्ध के देवता के घोड़े माने गए हैं ये, और इनको नाम दिया गया है फियर, फोबोस से है ना, तो इनको नाम दिया गया है डर, और दूसरे वाले को नाम दिया गया है दहशत। यानी फोबोस को डर नाम दिया जाता है और डीमोस को दहशत। हालांकि हमको यूनानी ग्रंथों से बहुत मतलब नहीं है, हमें अपनी परीक्षा के लिहाज से पढ़ना है, लेकिन फिर भी रोचकता के लिए आप इसको जाने रहिए। तो मंगल के कितने उपग्रह हो गए? 2, एक फोबोस और एक डीमोस। ठीक है, अब ये मंगल को मैंने रेड पेन से क्यों बनाया, इसके पीछे भी तर्क है। रेड पेन से बनाने का रीजन ये था कि ये जो मंगल महोदय हैं इनको हम लाल ग्रह की भी संज्ञा देते हैं। लाल ग्रह, लाल ग्रह कौन सा है? तो आप उत्तर देते हैं मंगल देवता। अब मंगल देवता लाल ग्रह है, रीजन क्या है मंगल देवता के लाल ग्रह होने का? तो मंगल देवता के लाल ग्रह होने का रीजन ये है कि यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड। अब जब आयरन के ऑक्साइड यहाँ पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप किसी जंग लगे लोहे को छू लें तो आपका हाथ रेड हो जाता है, और जिसकी मिट्टी में ही जंग जैसी चीजें पड़ी हो तो वो जाहिर सी बात है रेड दिखेगा। कितना आयरन ऑक्साइड यहाँ पर है? क्या टोटल पूरे मंगल की मिट्टी ही आयरन ऑक्साइड से बनी है? नहीं, इसकी मिट्टी में 10% लगभग आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल दिखता है। ठीक है, अब और क्या विशेषता मंगल की हो सकती है? तो मंगल की एक और विशेषता है
देखिए मंगल पे आपने सुना होगा कई बार, एक हमारे यहाँ भी मंगलयान भेजा गया, दोबारा भी भेजा गया, कई और देश भी भेज चुके हैं, है ना। तो मंगल पे यान भेजने का या मंगल पे शोध करने का रीजन क्या है? मंगल जो है ये एक ऐसा उपग्रह है जहां पर जीवन संभव होने की संभावना व्याप्त है। रीजन क्या है कि ये जो मंगल महोदय हैं इनका झुकाव जो है पृथ्वी की, अगर हम बात करें तो पृथ्वी का झुकाव कितना है अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री है ना। लेकिन मंगल का झुकाव है 25 डिग्री के लगभग में। जब मंगल का झुकाव अपने अक्ष पर 25 डिग्री के आसपास है तो जाहिर सी बात है जैसे पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है सेम उसी प्रकार से मंगल पर भी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की तरह होता है? तो ऋतु परिवर्तन होने वाला ग्रह कौन है? मंगल है, ठीक है। यानी मंगल ऐसा ग्रह है जहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसको आप ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन मुझे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगल जो है वो लाल ग्रह की संज्ञा प्राप्त किया हुआ है और यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, जिनको डर और दहशत नाम दिया जाता है। यहाँ पर 25 डिग्री का झुकाव होने के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है निक्स ओलंपिया, और आपने नाम सुना होगा दूसरा ओलंपस मेसी। ये दोनों शब्दावलियां क्या है जो मंगल के संदर्भ में हमको पढ़नी पड़ती हैं? तो मंगल के संदर्भ में ये जो दोनों शब्दावलियां हमको पढ़नी पड़ती हैं, इनका रीजन ये है कि ये जो ओलंपस मेसी है ये मंगल पर पाया जाने वाला एक ज्वालामुखी है। क्या है? मंगल पर पाया जाने वाला एक ज्वालामुखी है। और ये जो निक्स ओलंपिया है ये मंगल पर पाया जाने वाला एक पर्वत है। अच्छा, ये पर्वत किसी आधार पर हम बता सकते हैं कि हिमालय से कितना ऊंचा होगा? अगर आपको जानकारी है तो प्लीज कमेंट में इसको बताइएगा कि ये जो निक्स ओलंपिया है ये हिमालय के तुलना में कितना ऊंचा है। ये आप हमको कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। निक्स ओलंपिया मंगल पर पाया जाने वाला पर्वत है और ओलंपस मेसी जो है जो एक मंगल पर पाई जाने वाली एक ज्वालामुखी है। यहां तक हम मंगल के बारे में चीजों को पढ़ते हैं, ठीक। अब हमारे आंतरिक चक्र के ग्रह जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब बचे हैं हमारे बाह्य चक्र के ग्रह। लेकिन हमें बाह्य चक्र के ग्रह पढ़ने से पहले एक चीज और देखना पड़ेगा। मंगल को ऐसे बने रहने दीजिए और सौरमंडल वाले फिगर में आप अपना ध्यान दौड़ाइए। सौरमंडल में मंगल के बाद हमने बनाया था एक ग्रह जिसका नाम था बृहस्पति। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो हमारे सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पेटी है जिसको हम नाम देते हैं क्षुद्र ग्रह का पेटी। यहीं पर जो ये छोटे छोटे ब्रह्मांडीय पिंड पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये इन्हीं ग्रहों के साथ साथ ये क्षुद्र ग्रह जो हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम आंतरिक चक्र के ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी अर्जित कर चुके हैं। बाकी जो बाह्य चक्र के ग्रह हैं उनको हम आगे देखेंगे। इसको खूब अच्छे से लाइक करिए, शेयर